दोस्तों आज की क्लास में हम जीके के 55 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है, निम्न में से किसे प्रातःकालीन शांत स्थल कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से किसे प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। तो डी करेक्ट आंसर होगा कोरिया को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दक्षिण कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चित्रांगदा पुस्तक बताइए किसके द्वारा लिखी गई है? आरपीएफ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था कि चित्रांगदा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सी करेक्ट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कई बार मैंने आपको बताया है, पहले भारतीय व्यक्ति है नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था, गीतांजलि के लिए। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग सभी, इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1952 में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। आपको उस मुगल शासक का नाम बताना है जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे। स्पेशल आरपीएफ के लिए क्लास है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहजहां। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यस यस हो गया। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा गुवाहाटी कहां पर है? असम में है गुवाहाटी। कहां पर है? असम में है गुवाहाटी। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर है। किस नदी किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है तिब्बत से होता है। आप लोग याद रखिएगा, कहां से होता है? तिब्बत से होता है। और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछा जाएगा किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे। और ब्रह्मपुत्र नदी किनारे गुवाहाटी बसा। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए महावीर स्वामी की माता कौन थी? माता का नाम बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली क्लास होती है स्पेशल आरपीएफ के लिए, जीके जीएस की। देखिएगा, पहली बात तो आप लोग याद रखिए, परीक्षा में पूछा जाएगा महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा क्वेश्चन इस प्रकार से भी जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा महावीर स्वामी। इनकी माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए कल सूबाई शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है?
सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्या पूछा गया जो कल सूबाई शिखर है भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा महाराष्ट्र। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र में आप लोग याद रखिएगा कल सूबाई शिखर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है, परीक्षा में पूछा जाएगा महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा कल सूबाई शिखर महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्या पूछा गया द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेखक आपको बताने हैं। डी करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आप लोग याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, चारों ऑप्शन से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चारों इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूछा जाए इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है, कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग याद रखिएगा अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, विदेश मंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने विश्व इतिहास की झलक डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी हैं? जवाहरलाल नेहरू ने। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। इन चारों ऑप्शन को याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। अब से पूछा गया लोकसभा में अनुसूचित जातियों की कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट्स आपको बतानी है लोकसभा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 84। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति की 84 सीट्स आरक्षित हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब अगर पूछ लें अनुसूचित जनजाति की कितनी सीट्स आरक्षित हैं लोकसभा में, तो आप लोग याद रखिएगा 47 अनुसूचित जनजाति की सीट्स आरक्षित हैं लोकसभा में, और अनुसूचित जाति की कितनी है? 84। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। एससी की हैं 84 और एसटी की हैं 47 सीमा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए वकील किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी करेक्ट आंसर होगा, अरबी भाषा का शब्द है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा वकील एक अरबी भाषा का शब्द है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या फिर केरला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा केरल। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, केरला करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12। बताइए आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको आरपीएफ का फुल फॉर्म बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए वन्य जीव अभ्यारण्य बताइए भारत के किस राज्य में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्या पूछा गया दांचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में कहां पर है? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जम्मू कश्मीर में। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। यस सीमा, रिवीजन कीजिएगा, अभी अच्छे से एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन होगा, तैयारी अच्छी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है बोलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है?
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। जो वो लोग पुरस्कार है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है ये बताना आपको। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृषि एवं पर्यावरण। यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है वो लोग पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए ईरान की मुद्रा क्या, आपको करेंसी बतानी है। क्या बतानी है? करेंसी ईरान की। अगर पूछ लेते परीक्षा में, पूछ लिया जाए ईरान की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा तेहरान। क्या दोस्तों? तेहरान ईरान की राजधानी है। और करेंसी क्या है? रियाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। रियाल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16 की आंसर करिएगा। बताइए गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। गढ़वाली पूछा गया है कहाँ का फोक डांस है। उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा इसका। उत्तराखंड का लोक नृत्य है गढ़वाली। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्या पूछा गया है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। 2003 में, 2001 में, 2000 में या फिर 2002 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 2001 में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 2001 करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है। हेडक्वार्टर बताइएगा। भारतीय रेल के पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है। भोपाल, जबलपुर, जयपुर या फिर आगरा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारतीय रेलवे का पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। सी करेक्ट आंसर होगा, जबलपुर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए भारतीय संविधान के तहत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। जब पूछा जाए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में, तो आप लोग याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार हैं। सभी लोग याद रखिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। जब भारतीय संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये भाग 3 में बढ़े थे। किस भाग में बढ़े थे पूछा जाएगा। भाग 3 में बढ़े थे। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर है? क्या पूछा गया था? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये मैंने आपको बताया कि ये मौलिक अधिकार है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। नागरिकता का अधिकार ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में पूछा जाएगा किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। यस, वर्तमान में अगर पूछा जाए संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। एक वैधानिक अधिकार है। बॉयस कुछ टेक्निकल इशू होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा समाज सुधारक थे। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है रामकृष्ण कौन थे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। तो सभी इसका आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा।
44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसी के तहत वैधानिक अधिकार बनाया गया था संपत्ति का अधिकार। अब इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1972। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 1972 में भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस पर पारित किया गया था? आरपीएफ की परीक्षा की तिथि अभी नहीं आई है, सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है परीक्षा। अभी आप लोग तैयारी जारी रखिएगा, कभी भी आ सकती है एग्जाम डेट, फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी से पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 2018। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका संसार में विश्व में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अमेरिका करेक्ट आंसर होगा इसका, यूएसए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए दोस्तों रेफ्रिजरेटर में किस गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछा गया, रेफ्रिजरेटर में किस गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 50 क्वेश्चन जीके के होंगे। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन होंगे जीके के, 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 35 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। यही सिलेबस है। 50 क्वेश्चन जीके पूछे जाएंगे, उसके बाद 35 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के एंड 35 क्वेश्चन होंगे मैथ के। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट आपको मिलेंगे। माही जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको अच्छा से स्कोर करना है, इसमें आपको अच्छा से स्कोर करना है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अमोनिया। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है, बी करेक्ट आंसर कैसे होगा? ए करेक्ट आंसर होगा इसका। रेफ्रिजरेटर में किस गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए केमिकल फॉर्मूला अमोनिया क्या होता है तो आप लोग याद रखिएगा NH3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा आपको बताना है क्या था? तो सब इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए दोस्तों निम्न में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। हिंदी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं माही, हिंदी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आरपीएफ की परीक्षा में। ये आरपीएफ का सिलेबस है। जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मुख्यमंत्री। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है मुख्यमंत्री को।
डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी आप लोग याद रखिएगा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। कोलार सोने की खान कहां पर है? अगर पूछा जाए कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है, किसकी खान है, तो आप लोग याद रखिएगा स्वर्ण खान है, सोने की खान है। अभी आपको बताना है कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटका में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कोलार सोने की खान कर्नाटका में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है अलबरूनी द्वारा लिखित पुस्तक निम्न में से कौन सी है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्या पूछा है, इनमें से कौन सी पुस्तक अलबरूनी ने लिखी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किताबुल हिंद। या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, किताबुल हिंद नामक पुस्तक अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। ए करेक्ट आंसर होगा। यार पे आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए दीव एक द्वीप है, किस राज्य के तट पर है? गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के तट पर है दीव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दमन दीव भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी का नाम आपको बताना है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा नील। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या पूछा गया है मौर्य साम्राज्य की राजधानी? अगर पूछ ले मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कई बार मैंने आपको बताया भी है, राजधानी पाटलिपुत्र थी। वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा पाटलिपुत्र। और पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी इसका आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछे गए हैं। बी करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए दोस्तों तंजावुर का जो राज राजेश्वर मंदिर है किस देवता को समर्पित है? किस देवता की पूजा की जाती है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भगवान शिव। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस आर एस, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, भगवान शिव की पूजा की जाती है तंजावुर के राज राजेश्वर मंदिर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों विटामिन के की कमी का परिणाम क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए। विटामिन के की कमी का परिणाम पूछा गया है, क्या है? तो बी करेक्ट आंसर होगा, रक्त का थक्का बनने में कठिनाई होती है विटामिन के की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए सूमो कुश्ती की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। क्या पूछा गया है? सूमो कुश्ती की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, जापान से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जापान से हुई थी सूमो कुश्ती की उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जापान करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। पॉलिटिक्स संबंधित क्वेश्चन है, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा भाग 3। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, भाग 3 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए नीलांग घाटी कहां पर है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? नीलांग घाटी कहां पर है, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, या फिर सिक्किम में? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा उत्तराखंड में, और इसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए किस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा नीलांग घाटी को कहां पर है, उत्तराखंड में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, बीजों के अंकुरण के लिए समानता किसकी आवश्यकता नहीं होती है? बीजों का जो अंकुरण होता है, क्वेश्चन को समझिएगा, बीजों के अंकुरण के लिए समानता किसकी आवश्यकता नहीं होती है? लाइट, वाटर, एयर या फिर हीट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, पानी की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है और ताप की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। गुड मॉर्निंग, आपको बताना है नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? कहां पर था? यह बिहार में। तो अब इसका आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित था। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। गुड मॉर्निंग, सी करेक्ट आंसर होगा, बौद्ध धर्म। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी या फिर केरला? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल में। डी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन की कमी को किससे जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। वायुमंडल में जो ओजोन की कमी है, इसे किससे जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? आपको उस मौर्य शासक का नाम बताना है जैसे यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या फिर कनिष्क को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिंदुसार। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सभी इसका आंसर करिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षोभ मंडल। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्षोभ मंडल कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? आरपीएफ की परीक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2-3 बार तो हुआ ही है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डी करेक्ट आंसर होगा, रस्किन बॉन्ड ने। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुर्दे की आपको कार्यात्मक इकाई बतानी है। सभी इसका आंसर करिएगा। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। क्या पूछा गया? सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर अस्थायी सरकार की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंगापुर में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। देखिए आपको बताना है भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा। भारत का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र पीड़ा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, वीणा करेक्ट आंसर होगा इसका। 48 के लिए आंसर करिए। बताइए निम्न में से किसके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था? सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका इनमें से किसके साथ व्यापारिक संबंध था? रसिया, चाइना, मैसोपोटामिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सी करेक्ट आंसर होगा। मैसोपोटामिया के जो लोग थे उनके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए किसके आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं। कई बार मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कार्ल लिनियस। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है पहली महिला अशोक चक्र विजेता कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीरजा भनोट। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पहली महिला अशोक चक्र विजेता है नीरजा भनोट। इन पर बॉलीवुड में मूवी भी बनी है नीरजा के नाम से, जिसमें सोनम कपूर ने लीड रोल किया है। तो याद रखिएगा नीरजा भनोट करेक्ट आंसर होगा इसका, और ये भारत की पहली महिला अशोक चक्र विजेता है। सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। बाकी ऑप्शंस को मैंने कई बार आपको बताया भी है। आशा पूरा देवी पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। वछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है भारत की। सुष्मिता सेन पहली भारत की मिस यूनिवर्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सीमा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है गाजर में कौन सा विटामिन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गाजर में कौन सा विटामिन होता है, किस विटामिन का प्रमुख से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा विटामिन ए गाजर में होता है। ए करेक्ट आंसर होगा। आंखों की रोशनी के लिए अच्छी मानी जाती है गाजर। और रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आपको बताना है डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है। बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, फुटबॉल से संबंधित है डूरेंट कप। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए दोस्तों निम्न में से किसमें आयरन सबसे अधिक पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे अधिक आयरन आपको बताना है इसमें से किसे पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरी सब्जियों में। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, हरी सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। यस पालक भी हरी सब्जी है। अगर ऑप्शन में पालक लिखा है तो उसे टिक कीजिएगा, पालक भी तो हरी सब्जी के अंतर्गत आती है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए प्रमुख लोक कला साथिया का संबंध किस राज्य से है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। साथिया किस राज्य से संबंधित है। ये प्रमुख लोक कला है और गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। झारखंड करेक्ट आंसर नहीं होगा, गुजरात करेक्ट आंसर होगा ना, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें से चार ऑप्शन दिए गए, पूछा गया है इसमें से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ए करेक्ट आंसर होगा स्कर्वी। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ए करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर कैसे होगा। बैरी बैरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है विटामिन सी का केमिकल नेम। सभी जल्दी से बताइएगा। आपको बताना है विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। मैंने आपसे पूछा है विटामिन सी का केमिकल नेम। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। आप लोग याद रखिएगा रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जो रिकेट्स है किस विटामिन की कमी से होता है, यह भी पूछा जाता है। बहुत अच्छे। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का केमिकल नेम। क्या होता है विटामिन सी का केमिकल नेम। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का केमिकल नेम। अभी आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। अब सभी लोग फिर से सुनिएगा।
इंपॉर्टेंट है, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इनको आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 55 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो डेली क्लास होती है, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। टाइम को याद रखिएगा, डेली सुबह 10 बजे आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है जीके जीएस का। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। टाइम को याद रखिएगा, शाम को 8 बजे लाइव सेशन में आपको जुड़ना है। बहुत अच्छे। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।